गीतांजलि अपने दोस्तों अनुज और दिव्या के साथ कॉलेज में बैठी थी। तभी गीतांजलि बात करते करते बोलती है, यार हमारे कॉलेज खत्म होने वाले हैं, उसके बाद हम सब जॉब करेंगे। लेकिन मैं तो अपनी कंपनी खोलूंगी जहाँ ढेर सारे लोग काम करते होंगे। तुम लोगों को भी मैं नौकरी पर रख ही लूंगी। अच्छा, और तू क्या करने वाली है? अपने प्लान बताना। और मैं तो सोच रही हूँ ना कि मैं ये शहर छोड़ कर ना अमेरिका में ही रहूँ। वो क्या है ना, यहाँ कुछ भी मजा नहीं आता। वहाँ आराम से रहूंगी। पेरिस और ब्राजील भी पूरी जगह नहीं है, वहाँ भी जा सकती हूँ। फिर तो तू हमें भी भूल जाएगी ना, तब तू इतने पैसे वाली जो हो जाएगी। नहीं यार, भूलूंगी तो नहीं, लेकिन अब तुम दोनों भी तो समझो ना कि मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा। मैं कहाँ इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करूँगी। अगर महीने 2 महीने में टाइम मिला तो कॉल कर दूंगी। अरे डट जा, जितना तू उड़ रही है ना उतने ही जमीन पर पाँव रख ले। हाँ, अभी हम फर्स्ट ईयर में ही हैं और तू बोल रही है कि हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है। 1 महीना तो हुआ नहीं कॉलेज आते आते और मैडम सीधा अमेरिका ब्राजील पहुँच गयी। तो क्या हुआ, आज नहीं खत्म हुआ है, लेकिन 3 साल में तो हो ही जाएगा ना। तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा अमेरिका। अगर तुम लोगों को मेरी याद आए ना तो बता देना। तुम दोनों को मैं अपने पास ही बुला लूंगी, वहीं पर जॉब कर लेना, क्योंकि वहाँ तो मेरी ही कंपनी होगी, गीतांजलि द ग्रेट की। गीतांजलि द इडियट। अरे जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से तू आज कॉलेज आई है। उड़ना ही है तुझे तो उतना उड़ना कि कोई तुझे नीचे भी उतार ले। तेरी उड़ान पता नहीं कहाँ ही जाएगी। कहीं नहीं जाएगी इसकी उड़ान, ये कट के ही मानेगी। कोई बात नहीं, तुम दोनों अभी समझ नहीं रहे हो, लेकिन ये सब होता है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब होगा ना तब तुम दोनों घूमकर मेरे पास ही आओगे। तब भी मेरा फोन नंबर यही होगा, ठीक है ना? दिव्या चल यार, क्लास में इसके ख्याली पुलाव फिर से शुरू हो गए। करना धरना कुछ है नहीं और मैडम को जाना है अमेरिका। ऐसे तो तू चांदनी चौक भी नहीं जा सकती। अनुज और दिव्या गीतांजलि को ताना मारकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गीतांजलि तो वही थी। उसे कौन बदल पाया? गीतांजलि तो हर समय उड़ने की ही सोचा करती थी। ऐसे ही एक दिन गीतांजलि बस में सो रही थी, तभी वो सपना देखती है। देखा, मैं उड़ रही हूँ ना। बड़ा तुम लोग बोलते थे कि मैं बस बोलती ही रहती हूँ। अब बोल सकता है कोई कि मेरे जैसा है यहाँ कोई? ये पतंग किसकी है, मैं काट ही दूंगी। गीतांजलि को हवा में उड़ते हुए देखकर उसकी सहेली दिव्या कहती है, अरे वाह मेरी सहेली, तू तो सच में आसमान में उड़ रही है। बताना कैसे उड़ रही है? तुझे मजा आ रहा होगा ना ऐसे आसमान में उड़ने में। मुझे भी उड़ाना, मेरा भी बहुत मन है। प्लीज ना गीतांजलि। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। ये बस मेरे लिए है, तुम लोगों में से कोई नहीं उड़ सकता। गीतांजलि सपने में ही बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी दोस्त प्रीति उसे उठाते हुए कहती है, अरे भाई उठ भी जा, देख हमारा स्टैंड आने वाला है। प्रीति की आवाज से गीतांजलि की आँख खुलती है और वो बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो आसमान में पतंग के साथ उड़ रही थी ना। फिर मैं बस में कैसे आई? भगवान एक बार इसे उड़ा ही दो अच्छे से। बातों से तो ये मदहोश लड़की उड़ती ही रहती है। नहीं यार, मैं सच में उड़ रही थी। तू मान या मत मान, लेकिन मुझ में कुछ तो अलग है। मैं हवा में उड़ सकती हूँ, तभी तो मैं हवा में उड़ रही थी और बाकी सब मुझे नीचे दिख रहे थे। मैडम, वो तेरा सपना था, हकीकत में कहाँ है तू? बस में है ना? हाँ, अभी तो मैं बस में हूँ, लेकिन देखना, एक दिन जब मैं हकीकत में हवा में उड़ूंगी ना, तब मुझे देश विदेश से सब लोग खास देखने आएंगे। तब तुम लोगों को मेरी शक्तियाँ दिखेंगी। मुझे अपने शक्तियों का प्रदर्शन तो दिखा। स्टॉप आने वाला है हमारा, और स्टॉप आने से पहले ये बस रोक के दिखा दे या बस को ही हवा में उड़ा दे। भैया, सोन विहार पर बस रोक कर चलना। क्या हुआ अब? भैया को क्यों बोला बस रोकने के लिए? अब रोकना बस। वो तो बस इसलिए मैंने भैया, क्योंकि बस में इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। और मेरी शक्ति देखनी है तो किसी दिन फुर्सत में तुझे अपनी शक्तियाँ दिखाऊंगी मैं। गीतांजलि और प्रीति दोनों घर चले जाते हैं। गीतांजलि के ये सपने ही उसे नीचा दिखाते रहते हैं, क्योंकि वो हर दूसरे दिन ऐसा कोई सपना देखती और जिसको बताती है वो गीतांजलि को पागल ही बोलता है। एक दिन गीतांजलि की माँ सरिता घर साफ कर रही थी, तभी गीतांजलि वहाँ गंदे पैर लेकर चली जाती है, जिसे देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो झाड़ू से ही गीतांजलि को मारती है और बोलती है, ये क्या है?
मैं घर साफ कर रही हूँ और तू गंदे पैर लेकर यहाँ पर घूम रही है। महारानी, इस घर में कोई नौकर नहीं है, तेरी माँ ही है जो साफ करती है और तू अपनी माँ को ही नौकर बना दे। कोई बात नहीं माँ, एक दिन आएगा जब हमारे घर में भी 50-50 नौकर होंगे। तब एक खाना बनाएगा तो एक झाड़ू लगाएगा। टेंशन मत लो माँ, बस हमारे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। दिन आने वाले हैं? अरे निकम्मी, दिन क्या, तेरी वजह से ही मेरे दिन खराब हुए पड़े हैं। जब देखो कुछ न कुछ बकवासें अपने मुंह से निकालती रहती है। काम की न काज के, दुश्मन अनाज की। माँ बकवास नहीं, आप मानो चाहे मत मानो, दिन आने वाले हैं हमारे अच्छे। और ऐसे दिन आएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि गीतांजलि की बातें हमेशा सच होती हैं। महारानी, उड़ लिया हो तो जरा जमीन पर भी आ जाओ। वो क्या है ना, घर में 100 काम पड़े हैं। मुझे तो बाजार जाना है। अब खुद बता दीजिए मैडम जी कि आप घर के काम करना पसंद करोगी या बाजार से सब्जी लाना? माँ, मैं यहाँ आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ और एक आप हो कि काम करवा रही हो। ये काम तो आप खुद भी कर सकती हो ना, तुम मुझसे क्यों बोल रही हो मैं नहीं करने वाली? वो क्या है ना, आपकी नौकरानी समान माँ की थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है। आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि आपको उड़ने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तो मैं अब बता रही हूँ, इसीलिए आपको एक काम तो करना ही है। ठीक है, मैं बाजार से सब्जी ले आऊंगी। इतना बोलकर गीतांजलि बाजार से सब्जी लाने चली जाती है। गीतांजलि का स्वभाव ऐसा ही था। वो करती भले ही कुछ नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन गीतांजलि छत पर टहल रही थी कि तभी उसकी छत पर एक पतंग आकर गिरती है, जिसे देखकर गीतांजलि कहती है, अरे ये तो वैसे ही पतंग लग रही है जैसे कि मैंने सपने में देखी थी। लगता है आज वक्त आ ही गया है मेरे सपने पूरे होने का। आज मैं उड़ान भरूंगी और सबको पता चल जाएगा। गीतांजलि इतना बोलकर पतंग को आसमान में उड़ाती है और छोड़ देती है और खुद भी उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छत से गिर जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। गीतांजलि की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और पट्टी करवाती है। उसके कुछ देर बाद सरिता गीतांजलि को लेकर घर आती है और उसे बेड पर आराम से बैठाती है और बोलती है, आसमान में उड़ने के बाद अब मन भर गया या फिर से उड़ान भरनी है? अब तो तेरी सहेलियों को भी पता चल गया कि उनकी सहेली उड़ने वाली है। माँ मैं तो क्या, बहुत उड़ने का शौक है ना तुझे? उड़ लिया? अरे कितनी बार समझाया है तुझे, लेकिन अब भी क्या ही समझ रही है तू? तेरे दिमाग में तो कुछ जाना ही नहीं है। सरिता गीतांजलि को ताना देकर वहाँ से चली जाती है। अब गीतांजलि को अकल आती है या नहीं, ये तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि उड़ना तो उसका सपना है। विकास इतने समय से अपने परिवार को अपनी शादी के लिए मना रहा था और आज आखिरकार उसका परिवार उसकी लव मैरिज के लिए मान जाता है और इस खुशी को वो अपनी गर्लफ्रेंड रितु से शेयर करता हुआ कहता है, रितु, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ हमारी शादी के लिए मान गई हैं। माँ अब मुझे तुम्हारे साथ घर बुला रही हैं। फिर वो हमारी शादी करवाएंगी। हो सकता है 1 हफ्ते में हमारी शादी करवा दे। ये तुम क्या बोल रहे हो? सब ठीक तो चल रहा था, फिर ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? बीच में का क्या मतलब है तुम्हारा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो करनी ही चाहिए ना। मैंने इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताया शादी का, क्योंकि मैं पहले अपनी फैमिली को मनाना चाहता था। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे माँ पापा नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ, तो ये सब मुझे करना ही पड़ेगा ना। और तुम बोल रहे हो कि 1 हफ्ते में शादी, ऐसे थोड़ी होता है। तुम चिंता क्यों करती हो, सब हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। माँ ने बोला है कि तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी हमारे घर से ही होगी। और हाँ, माँ ही सारी रस्में करेंगी। बुरी फंसी रितु, इतनी जल्दी शादी और ऊपर से सास के साथ रहना है, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। सुन लिया ना तुमने, तो कल तैयार रहना, मैं आऊंगा लेने। सामान पैक कर लेना अपना। ठीक है, कल शाम तुम 8 बजे तक ही आना। रितु विकास को आने की बोल तो देती है, लेकिन उसे विकास से शादी तो करनी ही नहीं थी, इसीलिए वो विकास के वहाँ आने से पहले ही भाग जाती है। अगले दिन जब विकास रितु को लेने उसके घर जाता है, तो पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब रितु नहीं मिलती, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, रितु ऐसे बिना कुछ बोले कहाँ जा सकती है? पक्का उसके मन में कोई बात होगी, तभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और अब ऐसे में माँ को ये बताऊंगा कि मेरी होने वाली दुल्हन भाग गई है, तो माँ मेरी अपनी पसंद की लड़की से शादी करा देंगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं रितु को ढूंढने जाता हूँ, कहीं तो मिल ही जाएगी। विकास रितु से बहुत प्यार करता था, इसीलिए रितु के भाग जाने पर भी
वो उसके लिए इतना परेशान हो रहा था और उसे हर जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है। करीब करीब सभी जगह देखने के बाद भी रितु का कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए विकास एक जगह थक के बैठ जाता है। विकास जैसे ही बैठता है तभी विकास की माँ राधा का वीडियो कॉल आता है और विकास जैसे ही कॉल उठाता है तभी राधा कहती है, अरे बेटा, इतनी देर हो गई है, अभी तक मेरी होने वाली बहू को नहीं लाया, और ये तू कहाँ है? मम्मा वो अच्छा, मुझसे शर्मा रही है और तेरे पीछे खड़ी हो गई तेरी होने वाली दुल्हन। अपनी माँ की बात सुनकर विकास जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निधि नजर आती है और निधि को देखते ही विकास अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, यही है आपकी बहू। अच्छा, अभी मैं निकल रहा हूँ, आपसे घर आके बात करता हूँ, बाय। विकास इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निधि के पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुमने ये जगह खरीद रखी है क्या? पब्लिक प्लेस है। और हाँ, ये तो सोचना मत कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ। मुझे अपने एक्स का पीछा करने का कोई शौक नहीं है। क्या करूँ, मदद मांगू? लेकिन ये फ्री में क्यों मेरी मदद करेगी? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए बनी थी। खैर, बोलना तो पड़ेगा ही। निधि, मुझे पता है तुमने मुझसे ज्यादा मेरे पैसों को प्यार किया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी गर्लफ्रेंड रितु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अचानक से पता नहीं वो कहाँ चली गई और मेरी माँ ने मेरी शादी उससे तय कर दी है। इसलिए जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक क्या तुम? तब तक मैं तुम्हारी किराए की दुल्हन बन जाऊं, है ना? यही मदद चाहिए? हाँ, बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो। सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे देने को भी राजी हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। तुमने आज तक कभी समझा ही कहाँ है मुझे? जो तुम्हारा नजरिया है वही तुम्हें हमेशा सही लगता है। मेरी पैसों की भूख का कारण क्या था, कभी ये जानने की कोशिश कर लेते। यार, तुम ये घुमा घुमा कर बात मत किया करो, जो बोलना है सीधा बोलो। कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ तुम्हारी किराए की दुल्हन बनने के लिए। निधि विकास की बात मान जाती है और किराए की दुल्हन बनने की हाँ करती है। विकास निधि को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ उन दोनों का स्वागत बहुत अच्छे से होता है। शाम के समय राधा को रसोई में काम करते देखकर निधि उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी, आप क्यों काम कर रही हो? आप जाओ, आराम करो, मैं काम कर दूंगी ना। बेटा, तू अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर ले, बाद में काम कर लियो। अभी आई हूँ तभी तो आपको काम नहीं करने दूंगी। जब मैं नहीं थी तब आपको काम करना था तो समझ आता है, लेकिन अब तो मैं यहाँ हूँ ना, तो मेरे सामने आप काम करो, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, अभी शादी की शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, 100 काम पड़े हैं, तू आराम कर ले। आप ऐसे नहीं मानने वाली हो ना। एक काम करती हूँ, मैं ही आपको कमरे में छोड़कर आती हूँ। निधि राधा को उसके कमरे में छोड़ने जा ही रही थी कि तभी वहाँ विकास उन दोनों को ऐसे देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? और निधि, तुम माँ को कमरे में क्यों लेकर जा रही हो? निधि, लेकिन तूने तो रितु नाम बताया था ना, तो अब निधि क्यों बोल रहा है? वो माँ, निधि, मैं प्यार से बोलता हूँ इससे। वैसे मुझे भी बहुत पसंद आई ये। अच्छा हुआ तूने मुझे मना लिया था शादी के लिए, वरना इतनी अच्छी लड़की तो मैं ढूंढ कर भी न ला पाती। अभी आई है और मुझे जरा भी काम नहीं करने दे रही है। ये निधि इतनी अच्छी क्यों बन रही है? किराए की दुल्हन है ये, सच की नहीं, जो माँ के आगे इतना अच्छी एक्टिंग कर रही है। बस एक बार रितु का पता चल जाए। चलिए आंटी जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। इतना बोलकर निधि वहाँ से राधा को लेकर चली जाती है। निधि ने थोड़े ही दिनों में राधा का दिल जीत लिया था। राधा निधि से बहुत खुश थी और निधि भी वहाँ जो भी काम करती अपने पूरे दिल से करती। विकास भी रितु की तलाश कर रहा था। धीरे धीरे दिन निकलते हैं, लेकिन रितु का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद निधि अपने कमरे में फोन पर बात करती हुई कहती है, मेरे भाई के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं पैसे दे दूंगी, बस वो ठीक हो जाए। निधि की सारी बातें कमरे में आ रहा विकास सुन लेता है, जिसके बाद वो इस बारे में निधि के पास आकर पूछता है, ये तुम किससे बात कर रही थी और किसके इलाज के लिए पैसे चाहिए? तुमसे मतलब? तुम्हें तो वही सही लगता है ना जो तुम्हारी आंखों के आगे हो, बाकी सब गलत है। वैसे ये सब बात छोड़ो, तुमने बोला था ना कि मैं अगर किराए की दुल्हन बनूंगी तो तुम मुझे पैसे दोगे, तो मुझे पैसे कब दे रहे हो? इतने दिन से इतने प्यार से रह रही थी, मुझे तो लगा तुम बदल गई।
लेकिन अब देख के लग रहा है तुम नहीं बदल सकती। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ठीक है। रितु का कुछ पता नहीं चल रहा है तो तुम्हें शायद मेरे साथ शादी भी करनी पड़ेगी, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। ये शादी नकली होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और मेरी शादी भी हो रही है तुमसे, लेकिन नकली। काश हमारी शादी असली हो। कहाँ खो गई? सुन लिया ना जो मैंने बोला है। मैं जा रहा हूँ माँ के साथ, सारी तैयारी कर लो शादी की, बाकी सब मैं देख लूंगा। और हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। विकास इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बाद शादी का दिन आता है। रितु का कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए विकास अपनी किराए की दुल्हन के साथ नकली शादी कर रहा था। लेकिन शादी के बीच ही वहाँ रितु भागती हुई मंडप पर आती है और शादी को रुकवाते हुए कहती है, विकास, मैं थोड़े दिनों के लिए चली क्या गई, तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो? रितु, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था। तुम थी कहाँ अब तक? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं भाग गई थी। और जब पता चला कि तुम शादी कर रहे हो तो मैं भागते हुए यहाँ आई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे नहीं रहना तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे साथ ही रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है बेटा? मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार करता रहा। तुम बस पैसों की लालची हो, लेकिन जिसे मैंने अपनी किराए की दुल्हन बनाया है वो बस अपनी परेशानी की वजह से मेरी मदद लेती थी और मैंने उसे ही गलत समझा। किराए की दुल्हन? माँ, मैं सही बोल रहा हूँ। निधि को मैं यहाँ किराए की दुल्हन बनाकर लाया था क्योंकि रितु शादी की बात सुनकर मुझे छोड़कर भाग गई थी। निधि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए टूटा था क्योंकि ये मुझसे पैसों की बहुत डिमांड करती थी, जिसके कारण मुझे लगा था कि ये मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि ये वो पैसा अपने भाई के इलाज के लिए मांगती थी। मुझे माफ करना निधि, मैंने तुम्हें पहले नहीं समझा। और हाँ, ये शादी हमारी नकली नहीं बल्कि असली है, और अब मैं तुम्हें अपनी किराए की दुल्हन से अपनी असली दुल्हन बनाऊंगा। विकास के आगे निधि और रितु दोनों की सच्चाई आती है और जिस दुल्हन को वो किराए की दुल्हन बनाकर लाया था उसी को वो अपनी असली दुल्हन बनाता है।